नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चल रहे हैं या फिर शुरू होने वाले हैं। कई तरह की वैक्सीन अलग अलग देशों की सामने आई हैं, जिनके असर को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। नए वेरिएंट की वजह से भारत से सप्लाई की गई कई लाख खुराक वापस भी आ गई, क्योंकि नए वेरिएंट पर भेजी गई वैक्सीन का कोई असर ही नहीं हो रहा। इस बीच इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IVRI की महामारी डिवीजन के मुखिया प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर BR सिंह का शोध रिसर्च गेट पर प्रकाशित हुआ है। उन्होंने अपने ब्लॉग आज़ाद इंडिया पर भी कुछ तथ्यों के साथ ऐसी बात रखी है जो मौजूदा टीकाकरण अभियान पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि टीकाकरण गलत नहीं है, लेकिन अंधी दौड़ और ज्यादा मुसीबत में डाल सकती है। विज्ञान को अनदेखा कर ऐसी कोशिशें खास फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। डॉक्टर सिंह ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से भी वैक्सीन को लेकर ट्विटर पर सवाल किया। इस पर WHO का जवाब भी गौर करने लायक। BR सिंह ने उनसे पूछा, हाउ लॉन्ग डज प्रोटेक्शन फ्रॉम वैक्सीन्स ऑफ एंटीबॉडीज लास्ट? वैक्सीन से कितने समय तक सुरक्षित रहा जा सकता है या एंटीबॉडीज बनती है? इस पर WHO ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। It's too early to know if COVID-19 vaccines will provide long-term protection. Additional research is needed to answer this question. Available data suggests that most people who recover from COVID-19 develop an immune response that provides at least some protection against reinfection. Although we are still learning how strong this protection is and how long it lasts. It's also not yet clear how many doses of a COVID-19 vaccine will be needed. Most COVID-19 vaccines being tested now are using 2-dose designs. COVID-19 वैक्सीन से लंबे समय तक सुरक्षा मिलेगी, ये जान पाना अभी जल्दबाजी है। मौजूदा डेटा बताता है कि कोविड-19 से उबर चुके ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी से एक हद तक दोबारा संक्रमण से निजात मिली है या हिफाजत हुई है। हालांकि हम अभी भी ये जानने की कोशिश ही कर रहे हैं कि ये कितनी मजबूत सुरक्षा है और कब तक बनी रहेगी। यह भी अभी तक साफ नहीं है कि कोविड-19 टीकों की कितनी खुराकों की ज़रूरत है। ज़्यादातर वैक्सीनों को अभी तक 2 खुराकों के हिसाब से ही परखा गया है। तो आपने सुना WHO का जवाब। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये स्थिति है तब कोविड-19 पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर BR सिंह 15 बिंदुओं में तथ्य गिनाकर कहते हैं, तब तक कोई टीकाकरण नहीं होना चाहिए जब तक कि हम एक ही बार में 3 महीने की छोटी अवधि के भीतर पूरी दुनिया का टीकाकरण करने के लिए तैयार ना हो। डॉक्टर सिंह का कहना है, किसी तय अंतराल पर हर्ड इम्यूनिटी रखना जरूरी है, अन्यथा अतीत में महामारी विज्ञान के अध्ययनों ने साबित किया है कि आंशिक झुंड प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी रोग नियंत्रण रणनीति में और ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह यह है कि ये रोगजनक क्षमता में वृद्धि के साथ वेरिएंट और म्यूटेंट पैदा करने की ओर जाती है। पिछले 3-4 महीनों में कोविड-19 के ज्यादा खतरनाक वेरिएंट के तेजी से प्रसार ने भी यही साबित किया है। आधे अधूरे या मध्य मार्ग के नजरिए से यही होता है कि रोग स्थानीय महामारियों के रूप में जब तक फूटता रहता है। इन 15 बिंदुओं के आधार पर जो उन्होंने खोज की, जो उन्होंने शोध किया है, उसके लिए उनके पास ऐसे 15 बिंदु हैं जो तथ्य हैं, इसके आधार पर उन्होंने ये बात कही है। जिनमें से पहला है, आमतौर पर घातक रोग नहीं है, तो अधिकांश रोगों के प्राकृतिक संक्रमण के बाद हमेशा किसी भी अच्छे टीके के मुकाबले लंबे समय तक प्रतिरक्षा पैदा होती है। इस तरह ज्यादातर वेरिएंट के खिलाफ क्रॉस सुरक्षा भी मिलती है, जबकि टीका अक्सर इस मोर्चे पर विफल रहता है। दूसरा बिंदु है, टीके उन लोगों को जोखिम में डाल सकते हैं जो या तो संक्रमण के संपर्क में नहीं आए हैं या जिन्हें संक्रमण होने की कोई संभावना ही नहीं है। हालांकि प्राकृतिक संक्रमण से ये दर बहुत कम होती है। तीसरा बिंदु है,
कोविड-19 वैक्सीन में से किसी का टेस्ट लंबे समय तक सुरक्षा, स्थिरता, शक्ति और प्रतिरक्षा बने रहने के लिहाज से नहीं किया गया है। हाँ, अल्पकालिक अध्ययन ने उन्हें सुरक्षित दिखाया है। विशेष लक्ष्य समूह को केंद्रित कर कोई परीक्षण नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि बच्चे, बच्चों के भविष्य और दिव्यांगों को लेकर। चौथा बिंदु है, कोविड-19 के अमूमन सभी टीके आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी मॉडिफाइड हैं, फिर भी बाजार में उतार दिए गए हैं जल्दबाजी में, बाजार में हॉट केक की मांग की तरह देखते हुए, और फिर बिना किसी अड़चन हमारे शरीर में उन्हें डालने को जिम्मेदार संस्थाएं, सरकारें और अफसर वकालत कर रहे हैं। जबकि मानवीय जीन या पर्यावरण का जोखिम कम होने के बावजूद आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ यानी जीएम फूड, जेनेटिक इंजीनियर्ड फूड्स को अभी भी ज्यादातर देशों में खाने की अनुमति नहीं है। यह दरअसल जीएम प्रकार के आधे अधूरे परीक्षण किए गए टीकों की शॉर्टकट अनुमति है, जो भविष्य में जीएम खाद्य पदार्थों की खुलेआम मंजूरी का रास्ता तैयार कर सकते हैं। पांचवा बिंदु उन्होंने जो गिनाया है वो ये है, दुनिया के अधिकांश गरीब लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन सस्ती नहीं है और इससे कम कीमत शायद ही कभी हो। छठा बिंदु है, वैक्सीन के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता और न ही किसी टीके को बाकी से ज्यादा असरदार होने की मंजूरी मिली है। फिर भी ऐसे लगभग आधा दर्जन टीके दुनिया के बाजार में आ चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि सभी टीका या तो समान रूप से प्रभावी हैं या समान रूप से अप्रभावी हैं, या फिर दोनों ही दावे गलत। सातवां बिंदु है, किसी भी वैक्सीन का इस्तेमाल ना हो, ना तो झुंड प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए किया जा रहा है, टीकाकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन से जाहिर है, और ना ही आम जनता की सुरक्षा के लिए, अलबत्ता कुछ निजी सुरक्षा की खातिर दवा बाजार को लाभ जरूर पहुंचा सकते हैं। आठवां बिंदु है, ये दावा किया जाता है कि बूस्टर खुराक के बाद कोविड-19 वैक्सीन की प्रतिरक्षा 3 से 10 महीने तक रह सकती है। संभवतः कोई भी देश इस अवधि में अपनी आबादी का टीकाकरण नहीं कर पाएगा, भले ही लोग उसका खर्च उठा लें। लगभग सभी बड़े और गरीब देशों के लिए ये असंभव है। इसका मतलब है आज मौजूद पीढ़ी के पास कोविड-19 से इम्यून हो चुके समुदाय या दुनिया पाने का कोई मौका नहीं है। नवा बिंदु है, दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कम है और इसी तरह ही बने रहने की उम्मीद भी है। 10वां, कोविड-19 टीकों के रखरखाव के लिए जरूरी कोल्ड चेन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नहीं है। इस तरह टीका और टीकाकरण दोनों का विफल होना निश्चित है। 11वां, कई विकसित और शिक्षित देशों तक के ज्यादातर लोग टीकाकरण के लिए अनिच्छुक हैं। ऐसे में झुंड प्रतिरक्षा हासिल करने का कोई सवाल ही नहीं होता। 12वां बिंदु, पता लग जाने वाले 1000 संक्रमित लोगों में बमुश्किल 15 ही जिनके टीका नहीं लगा है बीमार महसूस करते हैं। इस तरह के 100 बीमार लोगों में से 3 से 4 को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। अस्पताल में भर्ती होने वालों में से 3 से 5% की कोविड-19 से मौत हो जाती है। ये गणित क्या बताता है? ये उनका सवाल है। यही कि संक्रमण की जद में आने के बाद कोविड-19 के कारण लगभग 10 लाख लोगों में से महज 300-400 लोगों की मौत होने की संभावना है। 13वां बिंदु है, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले हर 10 लाख लोगों में 3 से 5 लोगों की एनाफिलैक्सिस के कारण मौत को कारण माना जाता है, जबकि वैक्सीन के बजाय कोविड से होने वाली मौतें इतने ही लोगों के बीच लगभग 1% ही हैं। कोविड टीकों की अन्य समस्याएं और जटिलताएं उच्च आवृत्ति में होती हैं, जो सामान्य तौर पर इम्यून होने पर कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप पहले संक्रमण से बचने के बाद संक्रमित हो भी जाते हैं, ऐसा इसलिए प्रत्येक संक्रमण के बाद जो दूसरा संक्रमण होता है वो एक बूस्टर के तौर पर होता है, उसकी तरह से काम करता है। 14वां बिंदु है, कोविड-19 वायरस के म्यूटेंट या वेरिएंट का सृजन आंशिक रूप से प्रतिरक्षित हो चुकी आबादी की भूमिका की ओर भी इशारा करता है। एक दिन आएगा जब सभी मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन एंटीबायोटिक की तरह बेकार हो जाए। हालांकि बाजार चलाने वाली ताकतों ने जिस तरह एंटीबायोटिक बाजार को बनाए रखा है, उसमें अभी भी सबसे बड़ा दवा बाजार काफी हद तक बेकार, अनुपयोगी, नकली और घटिया कोविड-19 टीकों की मांग को बनाए रख सकता है। इसका सबूत बताते हैं। इसका सबूत ये है कि उच्च प्रसार, रुग्णता और मृत्यु दर के साथ बीमारी के प्रमुख कारण के रूप में कुछ वेरिएंट्स उभरने के बाद
पहले से ही मौजूद टीके फ्री या कम दाम पर उपलब्ध हो रहे हैं। आखिरी बिंदु जो उन्होंने गिनाया है वो ये है, मानव समाज हजारों बीमारियों के बावजूद जिंदा रहा है और रहेगा, जबकि उन बीमारियों के टीके भी नहीं है। ऐसी तमाम बीमारियां आज भी मौजूद हैं। ये सब कुछ सच्चाई अगर हम लोग स्वीकार भी लेते हैं, सारी दुनिया स्वीकार लेती है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? टीके को अक्लमंदी से इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इस पर भी डॉक्टर सिंह ने कुछ सुझाव दिए। तो क्या सुझाव हैं उनको भी जान लेते हैं। ये उन्होंने 5 बिंदुओं में उन्होंने अपने सुझाव गिनाए हैं। पहला सुझाव है, टीका लगाने से पहले मौके पर मौजूद लोगों के बीच प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज परखने को रैपिड टेस्ट करने चाहिए। दूसरे सुझाव में उन्होंने कहा है, जो लोग कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके हैं और उनमें सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा है, यानी उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, लिहाजा उन्हें टीका न लगाकर कीमती खुराक बचाना चाहिए। इस तरह बेहतर एंटीबॉडी प्रतिक्रिया करने वाले लोगों में एडेनोवायरस वैक्सीन, जो कि कोविशील्ड भी है, एस्ट्राजेनेका भी है, से थक्के बनने की संभावनाएं भी ना के बराबर होती। थक्के मतलब क्लॉटिंग। तीसरा उनका सुझाव जो है, जिन लोगों में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा है उन्हें मास्क से आज़ादी देकर कहीं भी आने जाने की छूट दे देनी चाहिए, जिससे वे प्रतिरक्षा बरकरार रखने को कुदरती बूस्टर हासिल कर सकें। चौथा सुझाव उनका है, संक्रमण के बाद रिकवर हुए या टीकाकरण से इम्यून लोगों को ही केवल दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों पर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो शायद चुनावी राज्यों के लिए तो असंभव ही है। आखिरी सुझाव जो उनका है वो ये, सभी दुकानदारों, फेरी वालों, मजदूरों, बैंक कर्मचारियों, पशु चिकित्सकों को प्राथमिकता पर टीका लगाया जाना चाहिए। वास्तव में ये सभी फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोग हैं। चिकित्सा कर्मी और पुलिस कर्मी भी फ्रंट लाइन कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे हालात को संभालने, खुद के बचाव और संक्रमण फैलने से रोकने को लेकर संजीदा हैं, प्रशिक्षित भी हैं। तो इस खास सुझाव पर जो वैज्ञानिक डॉक्टर बी आर सिंह माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनके इन सुझावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, गौर किया जाना चाहिए। ये सरकार को भी समझना चाहिए और हम सभी को भी समझना चाहिए। धन्यवाद।